गुड इवनिंग, नमस्कार सारे दर्शकों का स्वागत है द रेड माइक मंच में। ये एक मंच है जो 6 बजे हर रोज एक बहस नहीं, एक चर्चा करता है। ये चर्चा करने के पीछे मकसद ये है कि आप जो हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको 4 बात नई सीखने को मिले, कुछ नया पता चले, थोड़ा सा विवेक हमारा भी बढ़े और आपका भी बढ़े। क्योंकि बहस में हमेशा 2 फाड़ 3 फाड़, इसमें कहीं ना कहीं बात खो जाती है। उस बहस में खो जाने का मतलब कुछ नहीं। अगर उस चर्चा से, उस मंथन से कुछ निकल के आए बाहर, तो शायद उसी का एक फायदा है। इन्हीं सब चीजों के चलते ये मंच आज भी सजा है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो होगा संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, और बहुत भारी चूक हुई, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रहा है, वो लगातार जारी है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ज्यादा जानकारी जो मिल रही है उसमें पता चल रहा है कि उन लोगों ने बहुत भारी प्लानिंग की। इंटेलिजेंस कहां थी जब ये सब प्लानिंग हो रही थी? देखिए, देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये संसद भवन का मामला है। अगर संसद भवन ही सुरक्षित नहीं रहेगी, जो कि आप ये समझिए सबसे क्लोजली गार्डेड कॉम्प्लेक्स है इस देश का, इससे ज्यादा सिक्योरिटी मैं नहीं समझता और कहीं होगी। अगर यहां हो सकता है तो फिर बाकी देश का क्या? लेकिन इस सब के बीच में एक राजनीतिक बातचीत भी हो रही है, और वो ये है कि जिन सांसद महोदय के पास पर ये लोग आए, वो तो अभी संसद भवन में है, उनसे पूछताछ भी नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने ये सवाल उठाए, अब सवाल उठाने का तरीका ये कहा जा रहा था कि अनरूली है, आप बदतमीजी कर रहे थे, वेल में कूद रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उनको सस्पेंड कर दिया गया, 14 लोग सस्पेंड हो गए। उस सस्पेंशन के खिलाफ अब आवाजें उठ रही हैं। इसी के साथ साथ आज मंच में एक सवाल हम और पूछ रहे हैं। देखिए, कौन सांसद बदतमीजी कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये हम आपके विवेक पर छोड़, लेकिन जिन सांसद महोदय के पास पर ये लोग अंदर आए, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती? क्या वो ये कह करके बच सकते हैं, या ये मान्य हो सकता है कि भाई उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम कोई किस मंशा से आ रहा है, लोग तो पास देते ही रहते हैं। क्या ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में मंजूर हो सकता है? क्या एक जिम्मेदारी बनती है? और अगर अब ये चूक हो गई है और जिम्मेदारी बनती है, तो किस तरीके का एक्शन उन पर लिया जा सकता है, या क्या पूछताछ उनसे हो सकती है? अब देखिए, हम तो जानकार हैं नहीं, संसद के अंदर इतने सारे नियम होते हैं, सब कुछ होते हैं, हम तो इतने बड़े जानकार हैं नहीं, ज्ञानदेव है नहीं। तो हमको लगा कि एक सवाल ये पूछा जाए, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? इसके अधीन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी आती है, सब लोग इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा अफसर होता। तो जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के थे, पीडीटी आचार्य जी, उनसे हमने ये सब सवाल पूछ डाले कि प्रताप सिम्हा जी जो हैं, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है यहां पर, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, तो नियम क्या कहता है? उन्होंने हमें जरा नियम समझाया। आइए आपको सुनाते हैं कि पीडीटी आचार्य ने हमको क्या बताया, सुनिए जरा। देखिए ना, वो तो फिर एक तरह से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसमें देखिए सदन का प्रिविलेज का मामला आएगा, और सदन कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस आएगा, वो सारी चीजें आएगा, उसमें पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हाउस के जो सजा है वो तो है, हाउस का सजा की सजा जो है वो एक तो सस्पेंशन है, एक्सपल्शन है, ये सारी चीजें हाउस की सजा की कोटि में आते हैं। हाँ, पीडीटी जी, आपने ये बोला कि प्रिविलेज का भी मैटर बन सकता है, ये सारी चीजें मतलब इन्वेस्टिगेशन का मैटर बन सकता है। कुछ विपक्ष के सांसद हैं, जैसे कि मनीष तिवारी और भी अन्य सांसद, उनका ये कहना है कि एक और अन्य सांसद का मामला था जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपना पासवर्ड और लॉगिन किसी और को दे दिया, जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एथिक्स कमिटी बैठी और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उनको एक्सपेल किया जाए, और फिर वो हुआ भी। इस केस में आपको लगता है कि ये उतना ही गंभीर मामला है या उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है? आप कैसे देखते हैं, नियम क्या कहते देखिए, ये जो मामला है तो गंभीर तो है ही, और ये सब मानते हैं। और
उसके लिए तो फिर जैसे जहां तक रूल्स का सवाल है तो एमपी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है वो उसके लिए। तो उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए वो तो हाउस को डिसाइड करना है। अम, या तो स्पीकर कमेटी को दें, एथिक्स कमेटी, ये मामला सौंप दे और कहें कि वो देख लें, इन्वेस्टिगेट कर ले, एमपी से पूछताछ कर ले और बाकी लोगों से भी। और तो आपने सुना, ये थे पीडीटी आचार्य जी, जानकार हैं, ये कानूनविद हैं, ये संविधानविद हैं, और मतलब ही यूज्ड टू डू दिस फॉर अ लिविंग। सो सारे रूल और नियम जो हैं इनको कंठस्थ है, इनको पता है। ये पूरा बड़ा इलेबोरेट एक इंटरव्यू है, द रेड माइक पर आप जाइएगा और इनका इंटरव्यू सुनिएगा जरूर, एक एक चीज पर क्या क्या अकाउंटेबिलिटी किस किस की बनती है वो ये वो सब आगे बता बढ़े। रहे हैं। लेकिन इस बात से संबंधित आज अब एक चर्चा शुरू करते हैं कि प्रताप सिम्हा जी की क्या जिम्मेदारी बनती है और उनसे क्या पूछताछ होनी चाहिए। भाई पूछताछ तो आप करेंगे ना, उनसे जानकारी तो लेंगे, तो वो जानकारी क्या दें वो, और उन पर क्या एक्शन बन सकता है, या उन पर क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या पूछताछ हो सकती है, आइए उस पर बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय राणा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। निर्वा मेहता जी द पैम्फलेट से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और सायरा शाह हमारे साथ जुड़ेंगी, राजनीतिक विश्लेषक, अब से थोड़ी सी देर। सबसे पहले रविंद्र जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आप बताइए, आपने सुना पीडीटी आचार्य जी का क्या कहना है, इसके साथ साथ एक जरा आंकड़ा में और जोड़। आज अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि भाई हम आवाज उठाएं, आप हमें तो सस्पेंड किए देते हैं, अपने लोगों के खिलाफ आप कोई एक्शन लेते ही नहीं, इस वजह से हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। तो ये आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं, 2006 से 2014 के बीच में 51 एमपी सस्पेंड हुए थे, 51। लेकिन 2015 से लेके अब तक 140 एक सस्पेंड हुए, 139 टू बी स्पेसिफिक, इतने लोग सस्पेंड हुए हैं संसद से। तो ये आप एक बड़ा विजिबल जंप देख रहे हैं कि सांसदों के सस्पेंशन का, और ज्यादातर ये आरोप लगाया जाता है कि ये सब विपक्ष के सांसद हैं जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो रविंद्र जी आपका क्या विश्लेषण है, आपको लगता है कि प्रताप सिम्हा जी की कोई जिम्मेदारी बनती है, या नादानी में एक चूक हो गई, उनको एहसास हो रहा होगा कि ओ माय गॉड गलती तो हो गई मुझसे, लेकिन बस वहीं बात छोड़ दी जाए और उनसे सवाल और ना पूछे जाए। जी संकेत जी नमस्कार, और मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगा आपको इस नए रेड माइक की शुरुआत करने की। उम्मीद है कि दर्शकों की जो संभावनाएं हैं, भावनाएं हैं, उस पर खरा उतरेगा, और आप अभी तक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके प्रश्न का जवाब ये है कि देखिए, जो सांसद जो चुनाव जीत कर आता है उसको खाली संसद में आने जाने का पैसा नहीं मिलता, बल्कि उसको एक ऑफिस मेंटेन करने के लिए भी पैसा मिलता है। और ऑफिस का मतलब ये होता है कि जो भी कामकाज उनके दायरे में रखते हैं उनके लिए वो पीए रख सकते हैं, और पीए के साथ साथ वो जो जरूरी कंप्यूटर्स है उसके लिए उन पीओ को अलग से अनाउंसमेंट किया जाता है। तो ये सब इसीलिए दिया जाता है संकेत जी, ताकि जो पास बनाने का काम, अगर हम लोग स्पेसिफिक उसकी बात करें, जो कि सांसद ये कहते हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं है, तो वो ऑफिस जो होता है संसद का, उस ऑफिस की ये जिम्मेदारी है जिन लोगों को सरकार अच्छा खासा उनके पीए को जो एक अलाउंस दिया जाता है सचिवालय की तरफ से, कि कम से कम वो लोग जो है इस बात की जानकारी पहले हासिल करें कि जिनके नाम पर वो पास इशू किया जा रहा है आखिर उन लोगों के एंटीसीडेंट्स क्या है, एक बात। दूसरी बात, जो पास बनाया जाता है उसके लिए जानकारी आमतौर पर ऐसा होता है कि सचिवालय कहता है कि 24 घंटे पहले आप हमको कागज दे दो, और 24 घंटे के दौरान ये सिक्योरिटी चेक होता है संकेत जी, जिसमें उन जो भी व्यक्ति पास बनवाने के लिए गया है उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन ली जाती है, और उसके बाद जो संबंधित पुलिस स्टेशन होता है उसमें फैक्स के माध्यम से भी वो जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कहीं इस व्यक्ति के आचरण में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो स्पीकर महोदय है उन्होंने ये स्टैंडिंग डायरेक्शंस उनकी तरफ से आई हैं कि ये जो पास बनाएगा उसको इन सब बातों की जानकारी लेनी चाहिए और उनको सावधानी बरतते हुए पास इशू करना चाहिए। तो इन सब के बाद देखते हुए जाहिर है कि प्रताप सिम्हा जी से थोड़ी चूक हुई है,
और जहां तक इस मामले का है सवाल कि इस मामले को जरूर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मुझे देखिए, मैं 15 बरस से पार्लियामेंट आ रहा हूँ हाँ और पार्लियामेंट में संकेत भाई 5 जगह ऐसी है जहां पर आपको चेकिंग करानी पड़ती है, 5 अलग अलग पॉइंट्स पे, जहां आप सड़क पे गाड़ी छोड़ते हो और उसके बाद जब आप विजिटर्स गैलरी में प्रवेश करते हो, उसके बीच में 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उन पांचों पॉइंट्स पर एक जो लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय की जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो होता है एक पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पर दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं, साथ में सीआरपीएफ के जवान खड़े होते हैं, यानी कि 3 तरह के लोग वहां पर खड़े होते हैं। जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ है वो आपका पास चेक करता है कि आपके पास वैलिड है, वो आपका जब फोटो उस पर लगा रहता है, जैसे ही पास जाता है तो वो स्कैन करके देखता है, बड़ी स्क्रीन पर आपकी फोटो वहां पे डिस्प्ले होती है आपके नाम के साथ। दूसरे जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस आपकी चेकिंग करती है कि कहीं आपके पास कोई अवांछित चीज तो नहीं है, जो अलाउड नहीं है वो चीज आप लेकर नहीं जा रहे। अब पांचवी जो आप चेकिंग के द्वार गुजरते हो गैलरी से ठीक पहले, तब आपकी स्थिति ये होती है संकेत भाई कि जो चश्मा आपने पहना हुआ, अगर ये चश्मा आपकी जेब में है तो वो वहां पर रखवा लेगा। 1 रुपए का सिक्का भी लेकर जाना आपको अलाउ नहीं है। अगर आपकी जेब में पर्स है तो पर्स को बाहर रखवा लेते हैं, यानी कि सिर्फ कैश एक चीज है जिसको आप लेकर जा सकते हैं। अगर फालतू का कागज चले गए अंदर, बिल्कुल, अगर फालतू का कागज भी आपके पास है, यानी कि जिस कागज की जरूरत नहीं है वो भी बाहर रखवा लेते हैं। और नहीं रवीन जी देखिए, ये आपकी बात सही है, वो तो देखिए सुरक्षा का मुद्दा हो गया और उस पर हमने बड़ी खासी चर्चा पिछले 2 दिन से हम कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े स्पेसिफिकली, क्योंकि सांसदों की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, संजय राणा जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और सायरा शाह हलीम जी सोशल एक्टिविस्ट भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सायरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत रेड माइक पर। संजय जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए पीडीटी आचार्य साहब का ये मानना है कि ये मामला स्पीकर के अधीन आता है, जिस तरीके से स्पीकर फैसला लेते हैं, और ये एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी बनती है उस एमपी की, वरना ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को पास दे देता है, ये एमपी की अकाउंटेबिलिटी बनती है। और क्योंकि ये प्रकरण हुआ है, पार्लियामेंट की सेफ्टी से रिलेटेड एक मामला हुआ है और उनके नाम पे जारी पास से हुआ है, तो स्पीकर अगर चाहें तो इसको एथिक्स कमिटी को रेफर कर सकते। तो आपको लगता है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना उस एमपी की जिसके नाम पर ये लोग आए। संकेत जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो पेन। देखिए ऐसा है कि जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की, उसको 2 भाग में बांटना चाहता हूँ। एक हो गया कि सांसद सदस्य ने क्या किया, उसके पीए ने क्या किया, उस पर चर्चा पहले करेंगे। जब पर चर्चा करते हैं सिक्योरिटी की, देखिए 4-5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, 1-2 लेयर नहीं। इसे रविंद्र जी बता रहे थे, पैरामिलिट्री पार्लियामेंट सिक्योरिटी होती है, उसके बाद होता है आपका दिल्ली पुलिस होती है, उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस में आईटीबीपी होती है, उसके बाद सीआरपीएफ होती है, और डीआईजी रैंक के अधिकारी। ऐसा नहीं होता कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी इसको देखता है, वो डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं। जिस तरह से आपको ही पता है कोई भी सिक्योरिटी, हम लोग भी संसद जाते हैं और हम लोग को कितने प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, हम सबको पता है। इवन दो आप अगर कोई मीडिया संसद भवन के पास अगर कुछ प्रेस उसमें लगा रखा अपना, तो उस पर जाने के लिए भी एक तरह से हम लोग को सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। तो इतनी सारी सिक्योरिटी लैब्स हो जाती, हाँ सिक्योरिटी लैब्स से गुजर, बिल्कुल मानूंगा सिक्योरिटी लैब्स है। इतनी आज की हमारी चर्चा जो है वो सर मैं आ रहा हूं, संकेत भाई मैं आ रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एमपी इन क्वेश्चन है, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं सर। बिल्कुल, चलिए मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं। मान लीजिए मेरा नाम संजय राणा है और मैंने रिक्वेस्ट किया XYZ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि मुझे आप अपने उस पर दे दीजिए, तो मेरा क्या देखेगा, वो बैकग्राउंड मेरा कहां से चेक कर सकते थे। 2 तरीके हैं चेक करने के लिए, एक तो सोशल मीडिया होती है, दूसरा पुलिस स्टेशन होता है। आप जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो कहीं से भी क्रिमिनल, उनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, एक ठीक ठाक घर से थे, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा कोई भी स्कैनर इस दुनिया का नहीं कर सकता। जहां तक आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, देखिए 2 चीजें हो सकती है। आप एक मोरल ग्राउंड पे बोल सकते हो कि यस मेरी अकाउंटेबिलिटी में रिजाइन कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड अ मोरल ग्राउंड। लेकिन अगर आप बात करते हो दोषी है कि नहीं हो दोषी है, संकेत भाई मुझे नहीं लगता वो दोषी है। यस उनसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, यस उनसे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। उनके पीए ने अगर इशू किया है कोई भी पास, हम कहते हैं किसी तरह का पास कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पीए अगर इशू करता है तो उससे भी क्वेश्चनिंग होना चाहिए, क्या बेसिस था। ये इतने दिन से आपके पास रिक्वेस्ट आया, आपने 24 घंटे पहले दिया नहीं गया, सारी स्क्रूटनी हुई कि नहीं हुई, किसके रेफरेंस से आए, वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि देखिए आप तो प्रबुद्ध पत्रकार है, आपको पता है
कि कोई भी रेफरेंस के बगैर जल्दी पासेस इशू नहीं होते, तो कहीं ना कोई रेफरेंस जरूर रहा होगा तभी पासेस इशू हुए। लेकिन जहां तक बात हो रही कि क्वेश्चनिंग एथिक्स कमेटी को बैठे, इसमें एथिक्स का बात नहीं आता है, एथिक्स इसमें बिल्कुल नहीं आता, इसमें सिक्योरिटी बीच है। अगर कुछ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पे कोई पास इशू किया गया है तो वो उसकी एक आके, मैं अगर मेरे नाम पे इशू किया संकेत भाई, मैं बोल सकता हूं मैं मोरल ग्राउंड पे मैं रिजाइन कर रहा हूं, बट वो डिपेंड करता मोरल ग्राउंड। बट अगर आप बोलिएगा दोषी है तो ये दोषी मैं नहीं मानता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। दोषी तो कोई कह ही नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ। बहस देखिए, तो उनको दोषी साबित करने की नहीं है सायरा शाह हलीम साहब। सायरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई दोष नहीं मढ़ रहा है कि प्रताप सिम्हा चाहते थे कि वहां कैनिस्टर चले जाएं, ऐसा आरोप तो कोई नहीं लगा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन हिज राइट माइंड अपनी ही सरकार को बदनाम करने के लिए अपने पास पर इस तरीके की वो अभी कोई, लेकिन ये संकेत उपाध्याय या सायरा शाह हलीम या संजय राणा, रविंद्र और निर्वा मेहता बैठ करके ये फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला स्पीकर को करना होगा। ये पूछताछ स्पीकर के अधीन आती है, क्योंकि सांसद हैं, तो आप ऐसे ही कोई मुकदमा नहीं चला सकते। इट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ द स्पीकर। तो आपको लगता है कि वो कार्रवाई ओम बिरला को करनी चाहिए? मेरा लिमिटेड पॉइंट बस इतना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं नमस्कार देना चाह रही हूँ सारे दर्शकों को, और आपको भी जी, संकेत जी, और यहाँ पे मेरे बैठे जितने भी पैनलिस्ट हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो उल्लंघन हुआ है, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको हम लोग हल्के से नहीं ले सकते, क्योंकि 2001 में जो हमारे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, उसके आप सोचिए 22 साल हो गए। तो 22 साल में कुछ सोच चिंता करनी चाहिए कि हम लोग जो ये इस तरह का जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, ताकि संसदों पे या संसद पे इस तरह की जो आक्रमण हुआ है, इस तरह का आक्रमण ना हो। तो ये जो दायित्व है, जरूर ये जिम्मा जो है, ये स्पीकर साहब ओम बिरला साहब को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है, जो डिसिप्लिन जो होते हैं और बाकी जो इश्यूज होते हैं, कौन कितने स्पीकिंग लिमिट में बात कर सकता है, कौन कितना तेज बात कर सकता है, नहीं कर सकता, तो डिसिप्लिनरी इश्यूज जो होते हैं, जो बाकी जो मुद्दे होते हैं, वो स्पीकर जी ही उठाते हैं। और रही बात कि मैं इसको ये एकदम कोई धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, ना कोई इस तरह का कम्युनल इशू, लेकिन आप देखिए एक चीज, ये जितने भी ये जो गए ये सांसद के अंदर, आप देख लीजिए एक चीज कॉमन है, वो सब बेरोजगार नौजवान हैं, जितने भी हैं, जो सांसद में आने की कोशिश करे, और जहां पे ये विश्वासघात हुआ। तो लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बात हो गई कि यहाँ पे धुआं हो रहा है, नौजवान घुस रहे हैं, कैनिस्टर को खोला जा रहा है, पीला रंग का धुआं निकल रहा है, तो कुछ भी हो सकता था। जूते में लेकर कोई अगर कोई चीज लाएगा, जूते का चेकअप नहीं होगा पूरा, लेकिन हेड टू सर्टेन बॉडी पोर्शन चेकअप होगा, लेकिन जूते का चेकअप नहीं होगा। तो ये एक एसओपी जो होता है, एसओपी में देयर इज अ मिस्टेक, जरूर कोई गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, जो सांसद के जो विपक्षी दल है, उन पे तो इतना एक डंडा जैसे होता है ना, एकदम कठोर डिसिप्लिन पे उठाया जा रहा है। दानिश अली को सस्पेंड कर लिया, महुआ मोइत्रा जी को सस्पेंड किया। मतलब एथिक्स कमेटी जो है, अगर लॉगिन आईडी शेयर किया, अगर वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा एक उल्लंघन हुआ है सिक्योरिटी को लेकर, तो ये भी उल्लंघन हुआ है। ये उल्लंघन कैसे नहीं हुआ? यहाँ किसी पे भी किसी की मौत हो सकती थी, ये तो सिर्फ धुआं उड़ा है जी। कल को कोई भी पार्लियामेंट में घुसकर बम बाजी कर सकता था, कितने लोगों की हत्या हो जाती, बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। तो ये हम लोग एकदम लाइटली नहीं ले सकते। सिर्फ ये जो है, सवाल जवाब होना चाहिए, एकदम सही। लेकिन जी बिल्कुल, जैसे संसद में कहते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुंवर दानिश अली जो हैं, उनको सस्पेंड उनकी पार्टी ने किया, वो सांसद अभी भी हैं। और दूसरी चीज, महुआ मोइत्रा क्योंकि वो समझते हैं ना, महुआ मोइत्रा जी को वो उनको जो है समर्थन किया, उनका सहयोग किया, और जो भी किया, जिस विषय से भी किया। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो स्पीकर साहब है, वो जो भी यहाँ पे ऑपोजिशन का वो है, उनको बात नहीं करने दे रहे।
समय नहीं दे रहे, एडिक्वेट समय नहीं दे रहे। मैं आपकी बात समझ गया। निर्वा मेहता जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सुना सायरा शाह हलीम जी, उनका ये कहना है कि ये आपकी निष्पक्षता बतौर स्पीकर यहीं पर साबित होती है अगर एक्शन लिया जाए और वो बराबरी का एक्शन। उनका ये कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे गुण या अगर कोई गलत भी हो जाए तो भी कोई अवगुण ना दिखना, वो सब सत्ता पक्ष के एमपीज में हो, और हर किस्म के अवगुण वो सब सिर्फ विपक्ष के एमपी में हो। और वहीं पर ये आंकड़े सामने आ जाते हैं कि 2006 से 2014 में जहां महज 51 एमपी सस्पेंड हुए, वहां 2015 से अब तक 139 एमपीज हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम पार्लियामेंट। ये कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया, और इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं सब विपक्ष के ही होंगे। तो ये स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट तो ठीक है, बट लिमिटेड पॉइंट भी कि लोग कंपेयर कर रहे हैं कि प्रताप सिन्हा का और महुआ मोइत्रा का। कपल ऑफ मेजर पॉइंट्स डिफरेंसेस के ये हैं कि इंक्वायरी हुई थी इन केस ऑफ टीएमसी एमपी, देयर वाज अ प्रॉपर, शी वाज गिवन अ चांस टू डिफेंड हरसेल्फ। उन्होंने वो बोली, जो भी एंटायर प्रोसेस वाज फॉलोड, फॉलोइंग व्हिच things were sorted. There were evidences against her. The allegations that were put कि उन्होंने जो भी उनके सामने allegations थे उनके लिए evidences पेश किए गए थे। Similarly, if प्रताप सिन्हा जी के against भी allegations हैं, the evidence रखे जाएं। I'm pretty sure the speaker will be very very unbiased, and वो अपनी position से वो he will be make a fair judgment, और फिर जो होना होगा वो obviously the law will take its course, and what is good for the goose would be good for the gander। तो अगर प्रताप सिन्हा जी, if he is absolutely, if his intentions were very clear, if it was a थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कि वो चूक हो गई जो भी है, pretty sure वो evidences से पता चल ही जाएगा, and I'm sure कि the speaker will be a very very unbiased person here। एक और निर्वा जी, एक बात कही जाती है, रविंद्र जी से मैं ये सवाल पूछ लूं, ये विपक्ष के कई सांसद बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अभी यहीं ये सांसद अगर विपक्ष का होता जिसके पास पे ये लोग आज, क्योंकि ये तो देखिए सारे सांसद जो हैं वो बैठ करके अपनी इनविटेशन लिस्ट चेक नहीं करते। ये बड़ा नोन फैक्ट है कि वो उनका पीए या कोई इनविटेशन लेकर के आता है कि मुझे जरा संसद घूमना है, तो वो सांसद महोदय जो है वो अलाउ कर देते हैं या अपने पीए को कह देते हैं। ये एक तरीका होता है ओब्लाइज करने का भी। लेकिन अगर यही गलती एक विपक्ष के सांसद से होती तो आपको लगता है कि रवैया यही होता? ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के ही सांसदों के बयान आ रहे हैं। थोड़ा हाइपोथेटिकल जरूर है। रविंद्र बाबू, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम प्रश्न है कि ये आरोप बार बार आके क्यों लग रहा है कि अगर विपक्ष का सांसद होता तो उस पर ज्यादा कार्रवाई होती। देखिए, मैं चौथे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनकी सदन में जाकर मैं कवरेज कर रहा हूँ। इसके पहले जो सोमनाथ चटर्जी के वक्त से मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद मीरा कुमार होते हुए सूचना महाजन और चौथे। तो जिस तरीके से विपक्ष अब आरोप लगा रहा है, जिस तरह के आरोप हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह सस्पेंशन अब हो रहे हैं, और जिस तरह से वेल में जाने की वजह से सस्पेंशन अब हो रहे हैं, इस तरह से संकेत भाई हमने पहले आज तक नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। और इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जिस तरह सदन में ओपोजिशन की आवाज को जो कमजोर किया जा रहा है या उनको उतना वक्त नहीं दिया जा रहा। देखिए, एक बहुत लंबे समय से परंपरा है कि एलओपी जब बोलते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन जब बोलते हैं, तो उनको किसी के बीच में भी बोलने का अख्तियार है, प्रिविलेज, और उनको जितना देर तक चाहे वो प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को भी यहाँ पर तोड़ा गया है। यहाँ पर स्पीकर है या चेयरमैन, उनको भी नहीं बोलने दिया जाता। ये तो हुई एक बात। दूसरी तकनीकी अगर बात करें, जो निर्वा जी ने कहा है कि उनके खिलाफ एविडेंसेस पेश करने चाहिए। देखिए निर्वा जी, अगर एथिक्स कमेटी के पास मामला जाता है और अगर कोई प्राइवेट पर्सन उसको लेकर के आता है, तो उस प्राइवेट पर्सन को जो है ना एविडेंस देने की जरूरत होती है। अगर वो रेजोल्यूशन मूव करने का अख्तियार दो लोगों को हो, या तो स्पीकर सुओ मोटो एक्शन लेकर के वो एथिक्स कमेटी को भेज सकते हैं, या फिर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सरकार की तरफ से उनको भी अख्तियार है कि एक रेजोल्यूशन मूव करें जिसको कि पूरा हाउस अडॉप्ट करे और उस मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया जाए। जब मामला एथिक्स कमेटी के पास जाएगा
उस वक्त इस बात का पता लगेगा कि उनके खिलाफ कुछ एविडेंस है या नहीं है। दूसरा जो संकेत जी ने कहा कि ये बिल्कुल निश्चित तौर पर एथिक्स कमेटी के पास जाने वाला मामला है। मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि एक ओबलाइज करने का तरीका है, लेकिन आप ओबलाइज करने का तरीका है तो उससे क्या सांसद की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सांसद की जिम्मेदारी वहां पर भी बड़ी रहती है, चाहे वो ओबलाइज करने के लिए करे या किसी भी तरीके से करे। संसद भवन के भीतर कौन उनके नाम पर प्रवेश कर रहा है, इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सांसद महोदय पर लाई करती है। और एथिक्स कमेटी के पास जब ये मामला जाएगा, ये बड़ी साफ सी नेचुरल जस्टिस की बात है। देखिए, अगर उनका कोई दोष नहीं होगा तो उनके दोष साबित होंगे, और अगर उनका कोई दोष होगा तो कम से कम एक। ठीक है संजय राणा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना रविंद्र जी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, रविंद्र जी ने सीधे सीधे ये बोला कि अब आप सोच लीजिए, अभी तो ये स्मोक कैनिस्टर्स थे, फर्ज कीजिए ये बम होते तो तब भी क्या प्रताप सिम्हा जी ये बोल सकते थे कि भाई मुझे तो नहीं मालूम था? आप हो सकता है सारे सांसद इसी तरीके से बहुत ही ढीले तरीके से ये पास इशू कर देते हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब बीजेपी, हो सकता है और सांसद भी करते हो, लेकिन कैन दिस बी एन एक्सक्यूज? संकेत जी देखिए, दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है। एथिक्स अलग होता है और सिक्योरिटी ब्रीच अलग होता है। अभी मैं समझा देता हूं। जानबूझ के किया गया क्राइम होता है, अगर गलती से किया गया क्राइम वो अलग होता है। तो दोनों को अलग तरह से देखना चाहिए। एक, जब महुआ मित्रा की कोई अगर चर्चा करता तो महुआ मित्रा द्वारा जानबूझ के किया गया कृत्य था, वो दोष साबित होता है। इनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा हुआ है, तो वो दोष साबित, देखिए अभी मैं नहीं बोलता दोष साबित होता है नहीं होता है, मैं कानूनी टर्म में बता रहा हूँ कि ये चीजें बताई गई हैं कि ऐसा हो सकता है, और ये एथिक्स कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यस, स्पीकर के पास पावर है कि क्वेश्चनिंग और आंसरिंग के लिए सारे इनके स्टाफ को बुलाना चाहिए, और बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी होना चाहिए और सारे स्टाफ से होना चाहिए, पूरी स्क्रूटनी होनी चाहिए। लेकिन दो चीजों को मिक्स करना बहुत ही गलत है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक मित्र बोल रही थी कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। इनको लगता है अपने देश के स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता नहीं है कि 1991 से लेकर के 5.41 से लेकर के 2022-20 तक का जो आंकड़ा है 5.90 रहा है। ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा पे चर्चा करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी नहीं। अगर मैं एमफिल करके मेरे अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कहां से आ गई संजय जी? हमारी किसी मित्र ने, संकेत भाई, बोला है कि जितने लोग बेरोजगार थे, देखिए देश में बेरोजगार लोग की परसेंटेज देख लें तो कम होती जा रही है। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जब चर्चा हो रही है तो हमें चारों चीजों को मिक्स करना चाहिए, कहीं को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिम्हा जी की क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कम से कम ओम बिरला, या फिर सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, अगर कल को ये कोई राज्यसभा का सांसद होता कि जगदीप धनखड़ जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कम से कम पूछताछ करें। और यहीं पर विपक्ष की तरफ से ये कहना कि आप हमारे एमपीज को सवाल उठाने पर और हो हल्ला करने पर तो सस्पेंड किए देते हैं, इनसे सवाल तो पूछिए। संजय जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि प्रताप जी, मैं बता तो रहा हूं, आज ये बहुत छोटी चीज इसलिए लग रही है क्योंकि वो स्मोक कैनिस्टर्स थे। वो बम होता, जहरीली गैस होती तो तब भी वो ये बोल सकते थे कि भाई मैंने इरादतन नहीं किया, नहीं मेरी मंशा नहीं थी। संकेत भाई, छोटा हो या बड़ा घटना इससे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जान जा सकती थी। मैं सिर्फ स्मोक की बात नहीं करूं, इसमें बम ब्लास्ट भी हो सकता था, कुड बी एनीथिंग, हम उस पे आते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप एथिक्स कमेटी को और इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आप ये बताइए कि सिक्योरिटी ब्रीच है कि नहीं? बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। मान लीजिए मैंने किसी को पास इशू कर दिया, एग्जाम्पल मेरे पीए ने कर दिया, क्या वो जितनी बड़ी सिक्योरिटी मैंने एजेंसी बताया, लेयर ऑफ सिक्योरिटी बताया, 2 डीआईजी, मैं एक डीआईजी नहीं होता, 2 डीआईजी को मैनेज करते हैं, और डीआईजी स्तर का अधिकारी या किसी भी इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी, आप बता रहे थे कि हमें अच्छी तरह पता है, हमें कॉइन लेके नहीं जा सकते, अपना वॉलेट लेके नहीं जा सकते, इवन तो हमें कभी कभी कुछ बहुत सी चीजें अंदर ले सकते हैं। ये अलाउड कैसे हुआ है? तो कहीं ना कहीं इस पे जांच होनी चाहिए। मैं जांच पे बोला, लेकिन सिर्फ बोल देना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोषी है, ये थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, नहीं, यहाँ दोष नहीं बढ़ा जा रहा है, लेकिन मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, ये जो स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, सायरा शाह हलीम, मैं खत्म कर दूं। विपक्ष को तो आप टांग देते हैं। नहीं, विपक्ष तो अभी उस तरीके की शक्ति नहीं। नहीं, तो मैं संजय जी को जवाब देना चाह रही हूँ
कि अभी उन्हें आंकड़ों की बात की कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार का क्या आंकड़ा है, तो आंकड़े मेरे पास भी है। मैं कह रही हूँ कि अभी करंट जो आंकड़े हैं मेरे पास, तो अभी 40% से ज्यादा जिनकी आयु 25 साल है और ये नौजवान हैं, अभी फिलहाल जो है अनएम्प्लॉयड हैं। ये है स्थिति, और ये स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए, एक मिनट, अब मैं खत्म करने के बाद, अभी जो पार्लियामेंट का जो उल्लंघन हुआ, हम लोग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं किसी को जिम्मा, किसी को तो लेनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये स्पीकर साहब के कंधे पे आता है। और जो कार्ड जो इशू कर रहा है एमपी, वो मैसूरू से उन पे भी आता है, क्योंकि यहाँ पे विपक्षी दल के जितने भी सांसद हैं उनको एक लिमिटेड टाइम समय दिया जाता है पार्लियामेंट में बात करने का, बिना कोई प्रॉपर उन्हें अपनी जो है अपनी राय देने से पहले उनको क्रॉस एग्जामिनेशन जो यहाँ पे अक्यूज है वो क्रॉस एग्जामिन भी नहीं हुए और जबरदस्ती उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे एक स्पीकर का सबसे बड़ा जिम्मा होता है इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल होना, चाहे वो कोई भी जो सांसद, कोई भी राजनीतिक दल से हो, कोई भी आइडियोलॉजी रखते हो, कोई भी अपना रंग सोच रखते हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो एक होती है स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्पार्शियलिटी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, आप देख लीजिए, कोई भी हम लोग ये उंगली नहीं उठा सकते कि फलाने फलाने कम्युनिटी का या कौम का कोई ये आदमी था। ये सारे जो थे नवयुवक, ये सारे जो थे बेरोजगार थे, पढ़े लिखे थे, कोई कम पढ़ा लिखा होगा लेकिन कोई अनपढ़ नहीं था। यहाँ पे कोई अनपढ़ नहीं था, सब पढ़े लिखे थे। तो यहाँ पे एक चीज हम लोगों को जो गंभीरता से लेनी होगी, वो देखना होगा कि यहाँ पे हम लोग जो इस तरह की सांप्रदायिकता का जो शासन कर रहे हैं और एक राजनीतिक दल इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रही है, सांप्रदायिकता का शासन और सांप्रदायिकता की राजनीति को लेकर उसको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे युवा शक्ति को शिक्षा देना, युवा शक्ति को जो है जॉब्स देना, और देखना कि यहाँ पर जी। मेरी गुजारिश रहेगी सायरा जी, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत सारे इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, मैं समझ सकता हूँ आप अनएम्प्लॉयमेंट के भी बारे में, लेकिन वो क्या है कि फिर हम मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी पर द रेड माइक में हम लोग एक बेरोजगारी सीरीज अब चलाने वाले हैं, जिसमें आपको लगातार वो रिपोर्ट्स भी हम दिखाएंगे। सीएमआई की डेटा है, हमारे एक दर्शक भी उसके बारे में लिख रहे हैं और बहुत ही बारीकी से उसकी सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर द रेड माइक में हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी। तो संजय जी और आप जो बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस अभी आज की जो डिबेट है उससे थोड़ा सा अलहदा है, उससे अलग, अभी उसमें हम नहीं जाते हैं, वरना हम इस मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। निर्वा जी, मैं वापस आता हूं और बात वहां घूम करके आती है, जैसे कि सायरा जी अभी कह रही थी, द इम्पार्शियलिटी मस्ट नॉट जस्ट एग्जिस्ट बट इट मस्ट बी सीन टू एग्जिस्ट। मतलब राज्यसभा के जो हेड हैं जगदीप धनखड़ और ओम बिरला, वो अगर किन्हीं सांसदों से अगर सवाल पूछ रहे हैं या जवाब मांग रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं, तो वो एक्शन इम्पार्शियल दिखना चाहिए होने के साथ साथ। आपको लगता है कि वो इम्पार्शियल है? क्योंकि आंकड़े ऐसे बताते हैं, विपक्ष का यह कहना है कि आंकड़े ऐसे बताते हैं कि विपक्ष को तो टांग दिया जाता है, सत्तारूढ़ दल के सांसदों को थोड़ी सी नरमी दिखाई जाती है। आपका जवाब? परसेप्शन का तो अब क्या ही कर सकते हैं। पर्सन इज डिटरमिन्ड कि उनको इम्पार्शियल दिखना ही है सब कुछ, तो उनको वो पीले के मरीज को सब पीला दिखता है। तो ये वही है कि इफ यू थिंक कि द पोजीशन पीपल इन दीज पोजीशंस आर इम्पार्शियल, तो आपको वही दिखना है। ऑपोजिशन के पिछले 10 सालों से यही कह रही है कि सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज आर अनबायस्ड, केज पैरेट है, ये है वो है। तो अब उसका तो कोई देयर इज नो सोल्यूशन टू इट, क्योंकि एक समय पे वो भी तो सत्ता में थे, तब वो इम्पार्शियल थे। आज सडनली अगर सामने है तो वो इम्पार्शियल नहीं रहे। तो एट वन पॉइंट जब यूपीए की सरकार थी, तब यूपीए के भी तो स्पीकर थे, तो तब वो भी मतलब आपको कहीं तो यू विल हैव टू हैव दैट सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस, राइट, कि हर चीज में आप एक ही मुद्दे पे लेके चल पड़ो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फेथ हमें पार्लियामेंट पे और स्पीकर्स पे रखना पड़ेगा कि मैं निर्वा जी आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आज दरअसल ये जो इंटरव्यू हमने कोट किया पीडीटी आचार्य जी का, उसमें वो प्रताप सिम्हा के खिलाफ क्या पूछताछ हो सकती है और किसके अधीन वो जिम्मेदारी आती है,
वो तो सब उन्होंने बताया ही। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आप किस समय क्या एक्शन ले सकते हैं बतौर स्पीकर या बतौर चेयरमैन लोकसभा और राज्यसभा के, आप क्या एक्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने डिफरेंस बताया। एक तो होता है डिफाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेयर और डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ चेयर। डिफाइंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको कहा जा रहा है बैठ जाइए और आप बैठ नहीं रहे। डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी ये होता है कि जब कोई आदेश दिया गया, आदेश रिटन में, बैठना हटना जैसी बात नहीं, और उसका आपने उल्लंघन किया, तो आपको लगता है रविंद्र जी ये फर्क जो है वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है कि डिफाइंस ऑफ डायरेक्शन और डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी दोनों को एक ही चीज मान करके सस्पेंड कर दिया जा रहा है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। देखिए ये डायरेक्शन का ही, मैंने वही जिक्र किया शुरू में कि दिस इज डिफाइंस ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इशू की गई है स्पीकर की तरफ से कि आप पास जारी करते वक्त किन चीजों की सावधानी रखेंगे, वो डायरेक्शन से। और इसीलिए आप और हम ये बहस कर रहे हैं कि ये मामला एथिक्स कमेटी के पास क्यों जाए, ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास क्यों नहीं जाए, क्योंकि दोनों में मूल भावना में एक अंतर यही है कि एथिक्स कमेटी में इस तरीके के मामले जाते हैं जो कि प्रिविलेज कमेटी जो है उसमें जाते हैं, उसमें स्टैंडिंग प्रोटोकॉल, उसमें 10 नियम बनाए गए कि अगर इन नियम में कोई फॉल करता है तो वो स्टैंड हो जाएगा प्रिविलेज कमेटी के पास। लेकिन एथिकल कमेटी जो है, एथिक्स जो है वो डिपेंड करता है वो आपकी मोरालिटी किस तरह की है, आपने कहीं गलती से कोई काम किया है, आपका एथिक्स कैसा था, उसको जांच करने के लिए, यानी कि कोई सेट डिफाइंड प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए मामला एथिक्स कमेटी के पास जाता है। और इसमें उस तरीके से सजा का प्रावधान भी नहीं, इसलिए ये मामला एथिक्स कमेटी को सौंपे जाने की हम लोग आज बहस कर रहे हैं। और देखिए ये एथिक्स कमेटी, राज्यसभा में एथिक्स कमेटी जो है वो एक परमानेंट, वो एक स्टैंडिंग कमेटी है, यानी कि वो स्थायी समिति है। लेकिन लोकसभा में ये एक एडहोक कमेटी है, यानी कि हर बरस ये कमेटी है परमानेंट स्ट्रक्चर, लेकिन हर बरस बनाई जाती है। मैं एक मिनट में आपको बता देता हूं कि एथिक्स स्टैंडिंग कमेटी और एडहोक कमेटी का मूल अंतर यही है कि जब इनके पास कोई मुद्दा आता है तो उस मुद्दे की ये जांच करती है एडहोक कमेटी, और उसके बाद इसका काम खत्म होता है, उसके बाद इट सीज टू एग्जिस्ट। एडहोक जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एक परमानेंट बॉडी है, वो काम उसके पास कोई हो या ना हो, लेकिन वो कमेटी हमेशा बनी रहती है। तो लोकसभा में ये है एडहोक कमेटी, राज्यसभा में ये है स्टैंडिंग कमेटी, परमानेंट। तो यहाँ पर एडहोक, तो इसको इसीलिए देखिए, इसमें जब ये मुद्दा जाएगा तो तमाम चीजें जो अलग अलग पैनलिस्ट ने उठाई हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं है, उन सबूतों की जानकारी करने के लिए इन्वेस्टिगेट करेगी कमेटी। इस कमेटी का यही तो काम है कि इनका जो इंटेंशन था वो क्लियर था कि नहीं था, उसका तो इतना ही काम है। ये गैर इरादतन था या इरादतन था, वो चीज ये हम और आप बैठ करके यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो फाइनल रूलिंग, क्योंकि ये संसद का मामला है, तो वो स्पीकर साहब इन कमिटीज को दे सकते हैं। सायरा जी, लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ। देखिए ये सब एमपीज पर बराबर से लागू होना चाहिए। आप अपनी बात कहें, शालीनता से कहें, आप डटकर कहें, लेकिन आप हो हल्ला करने लगे, आप वेल में कूद आए, आप शोर शराबा करने लगे, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। ये भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले भी होता था, मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है। पूरे विंटर सेशन वाइप आउट हो गया था 2G मैटर पर जेपीसी देने के लिए, उस समय बीजेपी विपक्ष में होता था, दो सेशन वाइप आउट हुए थे, लेकिन न तब जस्टिफाइड था ना अब। जी संकेत जी, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये एक लास्ट रिसोर्ट होता है। हु हल्ला तब होता है जब कोई भी चारा बाकी ना हो, और मैं इस बात पे बिल्कुल भी जो हूँ इसका कोई समर्थन नहीं दे रही कि हु हल्ला होना चाहिए, लेकिन जहां पे बिल्कुल खुलेआम पार्शियलिटी हो रही है और विपक्षी दल को एकदम बार किया जा रहा है, विपक्षी दल को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, विपक्षी दल को अपनी राय देने का एक जो है वो अपना प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिल रहा, तो हु हल्ला, मैं बता रही हूँ जिस रंग का हमारा समाज है, वो जो डिसिप्लिन में नहीं विश्वास करता वो हो हल्ला करेंगे। बट मैं इस बात का कोई समर्थन नहीं दे रही, मैं आपको पहली बात बता रही हूँ, लेकिन ये स्पीकर साहब का ये होता है दायित्व और ये जिम्मा कि हु हल्ला ना हो, एक तरह के डिसिप्लिन बना रहा है सांसद में, तो दोनों पक्षों को इक्वल टाइम दिया जाए। और वो हम लोग भैया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने सारे पैनलिस्ट को, बहुत बड़ी बात है, आपने
इक्वल समय दिया कि अपनी अपनी बात वो जो है अपना पेश कर सके। बहुत लोग नहीं करते, म्यूट कर देते हैं, वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं। मैं नाम नहीं ले रही लोगों का, तो संसद में भी नहीं, यहाँ पे टीवी चैनलों पे भी होता है, वो इस और पैनल अक्सर में होता है, तो बहुत बार होता है। इस पैनल में तो संजय जी और निर्वा जी सबको बराबरी से टाइम मिल सकता है, लेकिन संसद में दरअसल एक नियम है। नियम ये है कि आपकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। तो विपक्ष को अगर टाइम कम अलॉट किया जा रहा है, वो क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम है, ये जो हमने पढ़ा है या हमने जाना है, ये उससे निचोड़। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि स्पीकर महोदय यहाँ पर क्या कार्रवाई करेंगे। कम से कम कुछ तो कार्रवाई करेंगे, या फिर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर उस समय क्या विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि हमको तो आप टांग दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, इनका क्या, इनके पास पे लोग घुसा। आपकी क्या राय है, लिखते जरूर रहिएगा और हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। उम्मीद है आपको कुछ 4 बातें सीखने को मिली। ये कार्यक्रम यही खत्म करते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ रेड माइक मंच पर। नमस्कार।